वैसा गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। एक फैमिली मेंबर के द्वारा मुझे बोला गया कि सर, ज़िंदगी में मुझे हमेशा बुरे लोग ही क्यों मिलते हैं, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, मुझे कई सारे यार दोस्त धोखा दे चुके हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लोगों को कैसे देख कर चलूँ। देखिए, इंसान को लाइफ में धोखा तब मिलता है जब वो आंख बंद कर कर विश्वास करता है। अगर लाइफ में आप लोग अपनी लाइफ को लीड करना चाहते हैं, चाहे किसी से भी आप लोग कितना भी प्यार क्यों ना करते हो, पर लेकिन आंख बंद कर कर अगर आप लोग बिल्कुल विश्वास करोगे, क्या सही है क्या गलत है, उसमें आप लोग को डिफरेंस नजर नहीं आएगा, तो आप लोगों को ये दिक्कत देखने को मिलेगी। तो ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। तो जिंदगी में हर एक इंसान ऐसा नहीं है कि बुरा है, आप लोगों के पास में हर एक इंसान बुरा ही आप लोगों को मिलता है। तो इसका मतलब यह है कि आप लोग नहीं जानते हैं कि किस तरीके से आप लोगों को इंसान को ट्रीट करना है। अपनी जिंदगी की सारी चीजें बता देना सामने वाले इंसान को। 2 दिन पहले आप लोग मिले हो, इतनी गाढ़ी यारी दोस्ती कर देते हो उसके साथ में कि उसको सारी चीजें बताए, तो मेरे घर में ये है, मेरे पापा ये करते हैं, मेरे भाई ये है, मेरी सिस्टर ये, मतलब पूरा घर का बायोडाटा उसके सामने होता है। तो वो क्या करता है, उसके बारे में आप लोगों को कुछ नहीं पता होता है। तो फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जब भी लाइफ में कोई भी चांस मिलेगा उसको आप लोगों के साथ में बुरा करने का, तो उसका तुरंत फायदा उठाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा सेपरेट रखने की कोशिश करो। अगर किसी के साथ में यारी दोस्ती है तो उसको अपना जो पर्सनल लाइफ है उससे थोड़ा सा डिस्टेंस रखो, अपनी यारी दोस्ती रखो, अपने घर की यारी दोस्ती तक मत पहुंचाओ। पहली बात तो ये होगी। और जो भी आप लोगों को लगता है कि आप लोग उसके साथ में शेयर करने हैं, वो ऐसे होना चाहिए कि कल को अगर वो आप लोगों के साथ में नहीं है तो आप लोगों का कुछ बिगाड़ नहीं सके। तो ये चीजें अगर आप लोग ध्यान में रखकर चलेंगे तो कोई भी आप लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पर लेकिन आप लोग क्या करते हैं, इतने भावनाओं में बह जाते हैं कि अकाउंट नंबर, उसको मतलब अकाउंट का पिन नंबर, फेसबुक का पासवर्ड और पता नहीं क्या क्या शेयर कर देते हैं। तो फिर आप लोगों को देखने को मिलता है कि सामने वाला उसका फायदा उठाएगा ही उठाएगा। तो ये चीजें अपने ही हाथ में, आप लोग सुधर जाइए, थोड़ा सा इन चीजों को सुधारिए, तो सारी चीजें सुधरती हुई नजर आएंगी। ये काफी इंटरेस्टिंग पिक्चर लगी मुझे, कल एक बच्चे के द्वारा सेंड की गई। तो यहाँ पर ये है बेसिकली जो प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं, ऐसे बनता है उनका करवा चौथ। ठीक है, तो आप लोगों का कैसा रहा, ऐसा ही रहा या फिर किसी दूसरे वाला रहा, तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। देखिए, अगर आप लोगों ने इस तरीके से अपनी किताबों से प्यार करना स्टार्ट कर दिया तो आप लोग फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने तक कोई आप लोगों को नहीं रोक सकता। ओके, अगर बात करें आज का मैप बेस्ड क्वेश्चन के बारे में, तो यह है रोज सी जाकर इसको मैप में निहारेगा। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए है आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। कल मैंने आप लोगों के साथ में जो एथिक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी शेयर किया था, फेसबुक के ऊपर भी और टेलीग्राम के ऊपर भी, तो काफी सारे बच्चों के द्वारा अटेम्प्ट किया गया। देखिए, एक दूसरे का आंसर आप लोग जरूर पढ़ा कीजिए, उससे आप लोगों को एक दूसरा एंगल भी जानने का मिलेगा कि आप लोगों ने जो लिखा है उसके अलावा इस तरीके से भी उसको सोचा जा सकता है। पहली बात। दूसरी बात यह, अगर मैं कोई क्वेश्चन दे रहा हूं तो उसका आंसर जो है आप लोग एक बार इस तरीके से करिए कि जिस तरीके से आप लोग एग्जाम में लिखने जा रहे हैं। ठीक है, यानी कोशिश ऐसा करना है जैसे आप लोग एग्जाम में लिख रहे हैं। एक बच्चे के द्वारा बोला गया कि सर, मैं कुछ पॉइंट्स पेस्ट कर रहा हूं यहाँ पर और उसके बाद में फिर मैं इसको फेयर करूंगा। रफ और फेयर वाला नहीं है यार, यहाँ पर अटेम्प्ट करो आप लोग अच्छे से। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप लोग करोगे फिर आप लोग उसको फेयर कॉपी में करोगे। आप लोग को फेयर कॉपी में बस पॉइंट्स वगैरह लिखने हैं कि अगर ये लिखने के लिए आता है तो क्या क्या पॉइंट में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को आप लोग को लेकर चलना है। बाकी यहाँ से जाकर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के नीचे आप लोग को मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग आंसर राइटिंग के साथ साथ में जो टेलीग्राम पर ग्रुप है जो वीर तालियान के नाम से, ठीक है, तो वहां पर आप लोग पिक्चर भी सेंड कर सकते हैं। यानी कि अगर आंसर लिखकर आप लोग क्लिक कर सेंड करना चाहते हैं तो वो भी सेंड कर सकते हैं, जैसे फेसबुक पर सेंड करते हैं। और दोनों जगह सेंड करते रहिए ताकि एक दूसरे का रिव्यू करने की आप लोग को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती रहे। ठीक है, और फालतू की चीजें नहीं, जैसा मैंने आप लोगों को बोला था, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चीजें रखिए, वहां पर फालतू की चीजों में मत लगिएगा। ठीक है, आइए अब बात करते हैं। यहाँ पर ये बात की जा रही है इंडियन इकोनॉमी के बारे में, कैसे उसको फिक्स किया जा सकता है जो प्रॉब्लम चल रही है, तो उसके बारे में हम लोग नजर डालेंगे। तो देखेंगे क्या क्या बातें यहाँ पर देखने को मिल रही है। काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग आर्टिकल यहाँ पर बोला गया है स्टार कंपेनर के बारे में। कहीं पर कोई इलेक्शन होते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े स्टार वहां पर कंपेन करने के लिए जाते हैं, उनको हवाई जहाज प्रोवाइड कराए जाते हैं, उनको पूरी फैसिलिटी दी जाती है, पूरी सिक्योरिटी रहती है वहां पर। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये क्या होता है और कैसे यहाँ पर हमारी कंट्री में स्टार कंपेन को कैसे देखा जाता है, तो वो सारी बातें हम लोग जानेंगे। अगर स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो उनकी फाइनेंशियल जो कैपेसिटी है वो एक तरीके से वीक की जा रही है, यानी कि राज्य के पास में उतनी पावर नहीं है जितनी होनी चाहिए फाइनेंसिस को लेकर। वो कैसे, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर नजर डालेंगे। कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी। यहाँ पर जो साइड वाला आर्टिकल है बिहार के इलेक्शन के बारे में है, तो इसको नहीं हम लोग डिस्कस करेंगे। और बाकी यहाँ पर आप लोगों को बताया ये वाला जो आर्टिकल है डोनाल्ड ट्रंप जो यहाँ पर अभी इलेक्शन में एक आमने सामने की टक्कर आ गई। यहाँ पर लग रहा था कि चचा जो हैं वो यहाँ पर हार जाएंगे, पर लेकिन लग नहीं रहा है कि चचा जो है किसी भी तरीके से पीछे हटने वाले हैं। तो अभी देखिए क्या क्लैरिटी निकल कर आती है, वो आज पता चल जाएगा।
कल दो बड़ी दुर्घटनाएं हुई। एक तो यहाँ पर यूएसए के जो इलेक्शन है इसका जो भी यहाँ पर जो रिजल्ट जो है वो फाइनल डिक्लेयर नहीं हुआ, और दूसरे अर्नब गोस्वामी भाई साहब जो है वो जेल पहुंच गए। तो देखिए क्या क्या रहता है, क्या चीजें चलती हैं। अच्छा, अर्नब गोस्वामी का जो रिपब्लिक टीवी है वो आप में से कितने फैमिली मेंबर देखते हैं? क्या रियलिटी में आप लोग उनको देखते हो? अगर ऐसा है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि राज्यसभा टीवी देखना स्टार्ट कर दो, ठीक है, वो ज्यादा बेटर है। वहां पर एक तरीके से बिल्कुल अच्छी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, अगर रिपब्लिक टीवी जैसे चैनल आप लोगों को देखने हैं तो इंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग उनको देख सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो है मुद्दों पर प्रॉपर वे में जो डिबेट डिस्कशन होना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कभी भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी राज्यसभा टीवी आप लोग एक तरीके से पूरा फॉलो कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। वहां पर सारे टॉपिक लगभग आप लोगों को अच्छे देखने को मिल जाएंगे, और अच्छे अच्छे जो पर्सन है खासकर उस पर्टिकुलर फील्ड के जो ज्ञाता हैं वो अपनी बातें रखेंगे बिना चिल्लाए और चीखे हुए, ठीक है। तो चीखना और चिल्लाना जिसको देखना है वो यहाँ जाइए, और रियलिटी में नॉलेज चाहिए वो यहाँ पे आइए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। साइड में जो आर्टिकल है यहाँ पर ये लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग जम्मू एंड कश्मीर में रहते हैं तो आप लोग बोले कि हाँ हमारा झंडा होगा, हमारी लैंग्वेज होगी, हमारा संविधान होगा। तो इसी तरीके से कर्नाटका के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। अभी कर्नाटका दिवस सेलिब्रेट किया गया हमारी कंट्री में। तो कर्नाटका में कई बार यहाँ पर फ्लैग को लेकर और कई सारे मुद्दों को लेकर ये माना जाता है कि अपना पर्टिकुलर एक एरिया को ऑटोनोमस टाइप में प्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है कि हमारा ये फ्लैग होगा, हमारी ये लैंग्वेज होगी, जबकि हमारा संविधान जो है वो हमको एक जगह एक माला में पिरोने की बात करता है कि सबको मिलकर रहना है। पर लेकिन कई बार ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को नहीं मिलती है। तो ऐसे फंडे फिर यहाँ पर निकलकर आप लोगों के सामने आते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है इसके बारे में थोड़ा सा बात बताऊंगा, हालांकि ये यूके के बारे में, पर ये पॉइंट ऐसे हैं कि इंडिया का भी थोड़ा जिक्र इसमें किया गया है। तो इसके बारे में थोड़ी सी नजर हम लोग डालेंगे कि किस तरीके से आज के दिन में मेजोरिटी जो कंट्री है जहां पर पावरफुल गवर्नमेंट चुनकर आती है तो कैसे वहां पर चीजें चल रही हैं। ये यहाँ पर योगी जी के बारे में बात करें तो इसके ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे कार्टून के ऊपर, और यहाँ पर ये डेटा पॉइंट है इंपॉर्टेंट। यूएसए के इलेक्शन के बारे में तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वही है कि कौन किसको वोट दे रहा है और कैसे क्या कंडीशन निकल कर आई है। यहाँ पर जो ये कार्टून है ये आप लोगों को देखना है, और इस कार्टून के 40 से 50 शब्द आप लोगों को लिखने हैं। हम लोगों ने डिस्कस भी किया था इसके बारे में कल एक आर्टिकल। तो यहाँ पर कई सारे बच्चों के द्वारा कमेंट किया गया कि सर ये किस तरीके से बताया जा रहा है कि लव जिहाद क्या है, वो सब चीजें। तो देखिए इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। एक बच्चे के द्वारा डेफिनेशन भी दी गई थी तो वो काफी अच्छी लगी मुझे। लव जिहाद को बेसिकली अगर आप लोग समझेंगे तो ये है क्या, तो उसको आप लोग समझिए एक बार। कई बार आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इंटरव्यू में भी, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो यहाँ पर ये होता है अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो, जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर मुस्लिम पर्सन है कोई, ठीक है, वो अपनी आइडेंटिटी छिपा रहा है कि वो मुस्लिम है, ठीक है, सामने वाली लड़की के साथ में एक तरीके से प्यार व्यार वो सारी दुनियादारी चलती है, और फिर उसके बाद में शादी कर लेता है अपना जो पर्टिकुलर रिलीजन को छिपाकर। और उसके बाद में फिर जब लड़की जब शादी हो जाती है तो शादी के बाद में फिर बच्चे पैदा, वो दुनियादारी आगे चलती है। तो ये सारा काम जो होता है वो एक टारगेट के थ्रू होता है, ठीक है। कई बार यहाँ पर ये भी देखने को मिलता है कि इसके लिए फंड किया जाता है इनको ये काम करने के लिए। जब यहाँ पर ये फंडेड चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये विकिपीडिया की डेफिनेशन है, अगर आप लोग जाकर देखेगा उसमें ये भी लिखा हुआ है कि कुछ रिपोर्ट ऐसी भी है कि ऑर्गेनाइज कराया जाता है फंडेड बिहेवियर, इनके एक तरीके से वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये पर्टिकुलर काम करने के लिए इनको सपोर्ट किया जाता है कि आप लोग ऐसा कीजिए, ठीक है। और उसके बाद में पता चलता है कि हाँ लड़की के साथ में ऐसा हुआ है। तो कई सारे ऐसे केसेस देखने को मिले, तो ये फंडा यहाँ पर निकल कर आया। तो ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जैसे कि हमारी कंट्री में लॉ बनाने की बात की जा रही है, तो हम लोगों ने डिस्कस किया तो कई सारे बच्चों के द्वारा कई सारी बातें बोली गई। उसमें से मुझे एक कमेंट काफी अच्छा लगा कि सर आखिर ये मुस्लिम रिलीजन को लेकर ही क्या ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। ये तो हमारी कंट्री जैसे कि एक सेक्युलर कंट्री है, तो हमारी कंट्री में हर एक रिलीजन के लिए इसको इंप्लीमेंट कर देना चाहिए। अगर कोई इस तरीके से अपनी आइडेंटिटी छिपाकर किसी भी धर्म की लड़की के साथ में कोई शादी करता है और फिर बाद में कुछ ऐसा पता चलता है, तो हर एक पर्सन के लिए ये बेसिकली रूल और रेगुलेशन होना चाहिए। ये किसी पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर नहीं होना चाहिए। अगर रिलीजन को लेकर हम लोग करेंगे तो यहाँ पर फिर हमारी सोसाइटी डिवाइड होती नजर आएगी। तो हमारी कंट्री एक सेक्युलर कंट्री है, तो कोई भी रिलीजन का लड़का अगर ये इस तरीके की हरकतें करता है अपनी आइडेंटिटी को छिपाकर, किसी भी रिलीजन की लड़की के साथ में अगर कोई इस तरीके से हरकतें करता हुआ पाया जाता है, तो उसके लिए काफी अच्छे वाले यहाँ पर प्रोविजन होने चाहिए ताकि उसको टैकल किया जा सके, ठीक है। तो ये आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में कि ओनली मुस्लिम कम्युनिटी के लिए आना चाहिए या पूरे रिलीजन के लिए आना चाहिए? तो आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। संविधान के हिसाब से चलें तो एक तरीके से सबके लिए होना चाहिए यहाँ पर ये, क्योंकि हमारा संविधान बोलता है कि हम सब इक्वल हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हरियाणा और जो यहाँ पर अभी बात की जा रही है उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर इस पर्टिकुलर लॉ के बारे में बात कर रही है, ठीक है। तो ये इसके बारे में बताया गया। तो 40 से 50 शब्द आप लोग लिखेगा, अपनी राय आप लोग जरूर बताएगा और कॉन्स्टिट्यूशन एंगल को भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इमोशनल होकर आप लोग को आंसर नहीं देना है, ओके। आइए अब आगे चलते हैं।
काफी इंपॉर्टेंट और काफी प्यारा आर्टिकल है, थोड़ा सा डिटेल में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। बात की जा रही है स्टार स्टेटस के बारे में। आप लोगों ने देखा होगा आज के डेट में अगर कहीं पर इलेक्शन होते हैं तो कई सारे स्टार जो हैं वो फील्ड में उतर जाते हैं, हाँ इसको सपोर्ट कीजिए, ये इसको वोट दीजिए, तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। पर लेकिन ये जो स्टार जो रहते हैं ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, कई सारे जो लोग हैं हवाई जहाज में बैठ कर आ रहे हैं, अच्छे वो हेलीकॉप्टर में बैठ कर आ रहे हैं, पूरी सिक्योरिटी है वहां पर, दुरुस्त की जाती है सारी चीजें। और वैसे हम लोग बोलते हैं कि खर्चा इलेक्शन में ज्यादा नहीं करना है और इनके ऊपर तो खर्चा दबा कर किया जाता है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अभी आप लोग समझ पाएंगे यहाँ पर जब आप लोग आर्टिकल में आगे घुसेंगे, तो इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। पहले यहाँ पर ये समझिए कि हमारी कंट्री में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है और किस तरीके से इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं और कौन कौन किसके इलेक्शन कंडक्ट कराता है। ये क्वेश्चन कई बार आप लोगों से पूछा गया एग्जाम में। हमारी कंट्री में सेंट्रल और स्टेट के जो इलेक्शन है उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है, जो कि एक सेंट्रल बॉडी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में कौन कौन से इलेक्शन कंडक्ट कराता है? तो लोकसभा, राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इसी के साथ में यहाँ पर ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। ये यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग कंफ्यूजन में कई बार डाल देते हैं कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जिन राज्य में है उसके भी इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है। ये आप लोग इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन यहाँ पर ये बन जाता है, ऐसे कितने राज्य हैं हमारी कंट्री में जहां पर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है? तो ये आप लोग बताइए कि यहां पर कितने ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है। विधानसभा आप लोगों को देखने को मिलती है, पर विधान परिषद कितने राज्य में है? तो ये है आप लोगों के सामने क्वेश्चन, तो इसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। बाकी ये 6 पॉइंट है जो आप लोग याद रखिएगा, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव जो काउंसिल होती है, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। ये इलेक्शन हमारी कंट्री में किसके द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पर लेकिन जब पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी के बारे में हम लोग बात करते हैं, यानी कि जो पंचायत है और जो म्युनिसिपैलिटी है हमारी कंट्री में, उनके इलेक्शन कौन कंडक्ट कराता है? तो स्टेट के इलेक्शन कमीशन ऑफ होते हैं हमारी कंट्री में, वो यहाँ पर इनके इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं, जो कि हमारी कंट्री में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि संविधान में 73वां और 74वां संशोधन करके यहां पर ये चीजें इंप्लीमेंट की गई थी। तो ये आप लोगों से कई बार क्वेश्चन पास्ट में पूछा गया है। इसी के साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में कैसी बॉडी है? तो ये एक तरीके की ऑटोनोमस बॉडी है, यानी कि ये कुछ डिसीजन अपने आप ले सकती है। अगर हमारी कंट्री में रूल और रेगुलेशन है, यानी कि हमारी कंट्री में पार्लियामेंट में लॉ पास करके इसके ऊपर पर्टिकुलर एक एक्ट बनाया गया है और उस एक्ट में कोई पर्टिकुलर प्रोविजन नहीं है इलेक्शन से रिलेटेड, तो इसके पास में इतनी ऑथोरिटी होती है कि अगर किसी के बारे में यहाँ पर इलेक्शन के बारे में कोई प्रोविजन यहाँ पर पार्लियामेंट के द्वारा कोई लॉ नहीं बनाया गया, तो ये उसमें अपने आप डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ इलेक्शन के हिसाब से ये चीजें सही है, तो इनको इंप्लीमेंट कर देते हैं, जब तक कि उसके ऊपर पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं बनाती है। तो एक तरीके की ऑटोनोमस एजेंसी आप लोग को एक काम करती है हमारी कंट्री में नजर आएगी। इसी के साथ में इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये, हमारी कंट्री में 4 ऑफिस ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में याद रखिएगा। पहला ऑफिस है जुडिशरी, सबको जस्टिस मिलना चाहिए, उसकी देखरेख करती है जुडिशरी, इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आप लोग को देखने को मिलेंगे। दूसरा यहाँ पर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको आप लोग यूपीएससी बोलते हैं, हमारी कंट्री में मेरिट सिस्टम की देखरेख करती है कि मेरिट ठीक ठाक चल रही है हमारी कंट्री में, सही लोग सही जगह पहुंच रहे हैं, तो ये काम करती है यहाँ। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको आप लोग कैग के नाम से जानते हैं, ये कैग जो है हमारी कंट्री में ये काम करता है कि जो पब्लिक पर्स है उसका ध्यान रखता है, यानी कि जो पैसा पहुंचा है गवर्नमेंट के पास में, गवर्नमेंट के पास में वो टैक्स का पैसा है, तो गवर्नमेंट उसको ढंग से खर्च कर रही है फिर नहीं, या फिर ऐसी पैसे को उड़ा रही है। तो पैसा खर्च करने के बाद में यहाँ पर ये पावर में आता है उसको चेक करने के लिए कि हाँ क्या पैसा सही से खर्च किया गया है या फिर नहीं। हमारी कंट्री में जो कैग के बारे में जो गलत बात है वो ये बोली जाती है कि देखिए ये कब तब आता है जब काम होता है कि उन्हीं की फिर पछताए क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि जब पैसा खर्च कर दिया, जो बर्बाद करना था बर्बाद कर दिया, तो उसके बाद में यहाँ पर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया पिक्चर में आता है। पर लेकिन अगर यूके में आप लोग जाएंगे, यूनाइटेड किंगडम में, इंटरेस्टिंग फैक्ट वहां पर यह है कि वहां पर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया पहले यहां पर उसका अप्रूवल लेना पड़ता है कि ऐसे ऐसे हम लोग पैसा खर्च करने जा रहे हैं, ताकि पैसा जो है वो गलत जा रहा है इस्तेमाल न हो। इस्तेमाल क्या हो तो एक तरीके से वेस्टेज हो जाएगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में ये बातें आप लोग याद रखिएगा। हमारी कंट्री में आज के डेट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो 3 मेंबर बॉडी है, और पावर जो इसको मिलती है आर्टिकल 324 यानी कि 324 यहां पर ये आर्टिकल है जहां से इसको पावर मिलती है। और दूसरा हमारी कंट्री में रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट है, जिससे यहां पर पावर निकल कर आती है। इनके बारे में डिटेल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में भी और इसी के साथ में रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के बारे में 2 लेक्चर मैंने अलग अलग बना रखे हैं। हालांकि इलेक्शन के ऊपर कई सारे लेक्चर हैं, तो पॉलिटी में जाकर उनका आप लोग आज रिविजन कर लीजिएगा, ठीक है। शेयर कर दूंगा पूरी प्लेलिस्ट जो भी पॉलिटी की है, तो उसमें आप लोग रिवीजन करते रहा कीजिए जब भी आप लोगों को टाइम मिले। कई सारे बच्चे 3-3 4-4 बार पढ़ चुके हैं पॉलिटिकल जो लेक्चर है, और अच्छी बात यह है मुझे अभी याद आते हैं कई सारे ऐसे बच्चे हैं। अभी एक बंदा था सिलेक्शन हुआ था उसका असिस्टेंट कमांडेंट में, ओनली पॉलिटी और करंट अफेयर करके गया वो बंदा, ठीक है। तो उससे उसका सिलेक्शन हुआ था, उससे मेरी बात हुई थी, तो बंदे ने जो चीजें बताई मुझे, मैंने कहा ये देखिए अगर आप लोग कुछ चीजें ऐसी हैं कि ढंग से कर चले जाएं, ठीक है,
पॉलिटी एक करंट अफेयर ना ऐसा होता है आप लोगों का कई सारे बैकग्राउंड क्लियर कर देता है। अगर मान लीजिए 100 क्वेश्चन है, अगर 30 से 40 क्वेश्चन आप लोगों को वहां पर करंट अफेयर के देखने को मिल रहे हैं और इसी के साथ में आलिए 15 से 20 क्वेश्चन आप लोगों के पॉलिटी के आगे, तो इसका मतलब ये कि नैया पार होगी, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग दूसरे सब्जेक्ट पढ़कर ही ना जाओ, मैं एक बात बता रहा हूं, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी पढ़ो उसको अच्छे से पढ़ो ताकि क्वेश्चन न छूटने पाए आप लोगों का, ओके। तो ये तो हो गई यहाँ पर इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन, बाकी वो लेक्चर आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल क्या बोल रहा है? आर्टिकल जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश में हमारी कंट्री में अभी बाई इलेक्शन देखने को मिल रहे थे। बाई इलेक्शन का मतलब ये होता है जब मान लीजिए हमारी कंट्री में जो इलेक्शन हुए, जैसे कि 2014 में हमारी कंट्री में इलेक्शन हुए थे, 2019 में फिर दूसरे इलेक्शन हुए, इसके बीच में अगर कोई सीट खाली होती है, कोई रेजिग्नेशन दे देता है, किसी की डेथ हो जाती है और कई सारी सिचुएशन बन जाती है, एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत वो चल निकलते हैं, तो उस टाइम पर कंडीशन ये बनती है कि बाई इलेक्शन करा दी जाए, यानी कि मिड में ही इलेक्शन यहाँ पर देखने को मिलते हैं उन पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। तो अभी यहाँ पर ऐसी इलेक्शन देखने को मिल रहे थे। तो इसमें क्या किया गया, जो यहाँ के फॉर्मर जो चीफ मिनिस्टर थे यहाँ पर मध्य प्रदेश के, कमलनाथ, ठीक है, तो उनको स्टार कंपेनर जो उनका स्टेटस था वो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने छीन लिया। यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनका स्टार कंपेनर का जो स्टेटस था वो यहाँ से छीन लिया और यहाँ पर इनको स्टार कंपेनर नहीं रहने दिया। सुप्रीम कोर्ट में जब केस पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इस डिसीजन पर रोक लगा दी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S.A. बोबडे साहब के द्वारा बोला गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर नहीं है इस तरीके से ये एक्टिविटी लेने की, इस तरीके का डिसीजन लेने की, स्टार कंपेनर को रोकना, तो उसके ऊपर यहां पर इन्होंने रोक लगा दी। तो यहां पर कहीं ना कहीं एक तरीके से जो कमलनाथ है वो अब आगे अपना जो भी कैंपेन है उसको कंटिन्यू कर पाएंगे। अभी कंडीशन क्या बन गई, यहाँ पर कंडीशन ये बन गई कि क्यों आखिर इनके ऊपर ये इस तरीका प्रतिबंध लगाया था, वो इसलिए लगाया था क्योंकि इनके द्वारा जो बीजेपी कैंडिडेट की कोई, जो बीजेपी पार्टी की कोई वुमेन कैंडिडेट थी उसके खिलाफ इनके द्वारा कुछ अभद्र शब्द का यूज किया गया था, ठीक है। तो उस टाइम पर इनको यहाँ पर इनका स्टार कंपेनर स्टेटस छीन लिया गया। तो ये स्टार कंपेनर स्टेटस क्या है यहाँ पर, ये आप लोगों को मैं बताऊंगा स्टार कंपेनर क्या होते हैं, इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। कमीशन ने ऑर्डर दिया यहाँ पर 30 अक्टूबर को कि यहाँ पर रिवोक कर दिया जाए जो लीडर का, ये पॉलिटिकल पार्टी का स्टार कंपेनर स्टेटस। तो इसके चलते ये काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रियलिटी में अपने जो भी विशेषाधिकार है उनका एक तरीके से वो नहीं कहते कि हाँ बिल्कुल सही तरीके से यूज करता है या फिर किसी के फेवर में यूज करता है, तो वो सोचने वाली बात आती है। तो आप लोग थोड़ा समझिए, हमारी कंट्री में एक तो संविधान में आर्टिकल 324 के तहत यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में पावर आती है। दूसरा जो पावर काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, यह है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। 1951 का जो पीपल एक्ट है इसका सेक्शन 77 यहां पर बोलता है जी, यहां पर ये पॉलिटिकल पार्टी है उसके एक्सपेंडिचर के बारे में बात करता है कि कितना खर्च करते हैं उसके जो लीडर हैं। और यहां पर स्टार कंपेनर के बारे में अगर बात की जाए तो यहां पर लिस्ट सबमिट की जाती है इलेक्शन कमीशन को पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा कि ये हमारे स्टार कंपेनर रहेंगे। आखिर ऐसे लिस्ट क्यों यहां पर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ में शेयर करते हैं, उसका ये रीजन है क्योंकि स्टार कंपेनर के ऊपर जो खर्चा किया जाता है वो खर्चा जो है इलेक्शन का जो बेसिकली उस पर्टिकुलर मेंबर का कोई खर्चा करने का जो बेसिकली उसकी लिमिट रहती है वो उससे बाहर रहता है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए लिमिट यहां पर आप लोगों की होगी कि आप लोगों को 10 लाख रुपए खर्च करने हैं। अब मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एक हेलीकॉप्टर लेकर जा रहा है, ठीक है, एक तरीके से ऐसी फैसिलिटी यूज करे तो 10 लाख तो उसके कुछ रैली में खत्म हो जाएंगे, तो कैसे वो रैली कर पाएगा। तो यहां पर जो स्टार कंपेनर है उसके कुछ विशेषाधिकार है, उसको कुछ प्रिविलेज दे रखे हैं कि उसका जो एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है, जो उसका खर्चा होगा, अगर मान लीजिए वो खर्चा कुछ ऐसा कर रहे हैं तो उसका एक्सपेंडिचर इंक्लूड नहीं होगा जो कैंडिडेट है उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां पर वो कैंपेन करने जा रहा है। देखिए हो सकता है कि वो स्टार कैंपेनर खुद ही उस पर्टिकुलर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें वो खुद ही वहां पर कैंडिडेट हो, तो एक तरीके से अगर उसको स्टार कैंपेनर बना दिया तो ये हवाई जहाज वाले खर्चे और ये दुनियादारी के खर्चे जो है उसके एक्सपेंडिचर में इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। तो स्टार कैंपेनर यहां पर इस तरीके से देखने को मिलते हैं। मान लीजिए कल को मैं इलेक्शन लड़ता हूं यहां पर, ठीक है, मैं इलेक्शन यहां पर लड़ता हूं और मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के या फिर किसी ऐसे, जैसे कि मान लीजिए कोई पर्सनैलिटी है, ठीक है, मान लीजिए मैं, जैसे कि आज विराट कोहली का बर्थडे है, मैं विराट कोहली को बोलूं कि आकर यार थोड़ा सा मेरा जो प्रमोशन कर दो ताकि मुझे इलेक्शन लड़ना है और मैं भी इलेक्शन में निकलना चाहता हूं, ठीक है। तो उसका जो भी खर्चा होगा विराट के ऊपर वो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर होगी तो मुझे जो लिमिट दे रखी है मान लीजिए 10 लाख रुपए, तो उसमें यहां पर वो पर्टिकुलर जो है काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। इलेक्शन लड़ने का कोई मुद्दा नहीं है, एक उदाहरण के तौर पर इसलिए समझाता हूं ऐसे उदाहरण देकर ताकि आप लोग चीज़ों को माइंड में क्लियर कर सकें, ठीक है। कई सारे बच्चे उसके ऊपर कमेंट करने लगते हैं सर लग रहा है इलेक्शन के लिए इलेक्शन लड़ेंगे, ये सब चीज़ें,
टीचर हूँ, टीचर ही रहने दो, अच्छा लगता है टीचर, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें यहाँ पर देखिए जिस तरीके से यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये एक्टिविटी की गई है कि हाँ, तो इस तरीके से क्या हुआ कि देखिए राइट टू कंपेन छीन लिया गया पर्टिकुलर पर्सन से, ठीक है। तो इस तरीके से राइट टू कंपेन छीन लिया गया और स्टार कंपेनर का जो स्टेटस उससे छीन लिया गया। अब अगर वो कुछ भी आगे करेगा तो उसका एक्सपेंडिचर में इंक्लूड होगा वो, क्योंकि स्टार कंपेनर नहीं रहा, तो इसके चलते जो उसका कंपेन है उस पर इंपैक्ट पड़ेगा। तो किसी के स्टार कंपेनर का स्टेटस छीन लेने का मतलब है पर्टिकुलर उसके कंपेन पे इंपैक्ट डालना। तो यहां पर ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कहीं ना कहीं कभी ना कभी फेवर में काम करता हुआ नजर आता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी के बंदे ही बस यहां पर गलत बोलते हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के बंदे भी कई सारी उल्टी सीधी चीजें बोलते हैं, उनके ऊपर कभी ऐसा एक्शन नहीं लिया जाता है। तो क्या रियलिटी में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक तरीके से वो नहीं कहते कि बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं? तो इसी के बारे में कई बार यहां पर सोचने की बात आती है। तो राइटर ये बोल रहे हैं कि ये सोचना पड़ेगा हम लोगों को कि यहां पर कैसे डिसीजन यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा लिए जा रहे हैं, उनका जो स्टैंड है यहां पर वो किस तरीके से है। हालांकि उनके हाथ में पावर है चीजों को कंट्रोल करने का, डायरेक्शन करने का, क्योंकि हमारी कंट्री में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है MCC, इसको आप लोग इसके ऊपर वीडियो भी बना रखी है मैंने, जाकर इसके बारे में देखिएगा, काफी डिटेल में समझा रखा है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, हमारी कंट्री में कब यहां पर किस राज्य के अंदर ये सबसे पहले इंप्लीमेंट किए गए थे। जाकर पढ़िएगा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हमारी कंट्री में सबसे पहले किस राज्य में इंप्लीमेंट किया गया था और आज के डेट में ये कैसे चल रहा है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक हमारी कंट्री में प्रॉपर गाइडलाइन है कि अगर इलेक्शन होगा तो किसी पर्टिकुलर रिलीजन के नाम पर उल्टी सीधी चीजें आप लोगों ने बोलनी है, या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन के प्राइवेट लाइफ के बारे में आप लोगों को उल्टी सीधी चीजें नहीं बोलनी है। तो ये सारी बातें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में यहां पर बोली जाती है, यानी कि इलेक्शन को साफ सुथरा रखो यार, फालतू में क्यों गंदगी फैला रहे हो, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये बोलता है। पर लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करने वाले लोग काफी कम है। उसका रीजन एक तो ये है कि इसके पास में कोई स्टैट्यूटरी स्टेटस नहीं है, क्योंकि एक गाइडलाइन है जस्ट, इनको यहां पर कहीं पर भी इनके बारे में ना तो कोई एक्ट पास किए गए हमारे जो बेसिकली पार्लियामेंट में, और ना ही संविधान में इसके बारे में कहीं पर कोई मेंशन है कि संविधान के हिसाब से यहां पर इनको लेकर चलना है। तो इसलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ढंग से इंप्लीमेंट होते हुए नहीं नजर आते हैं। तो ये प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिलती है। तो यहां पर अगर मान लीजिए जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि यहां पर स्टार स्टेटस अगर छीन लिया जाता है, तो जैसे कि अगर मान लीजिए जैसे हेलीकॉप्टर मान लीजिए कोई यूज कर रहा है, ठीक है, ट्रेवल का जो एक्सपेंस है वो यहां पर कैंडिडेट की जो लिमिट है उसको जरा सी देर में बढ़ा देगा और यहां पर उसके खिलाफ और भी एक्शन लेने के काम हो जाएंगे। तो इसलिए स्टार कंपेनर का स्टेटस छीनना ये उस पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्शन का जो एक तरीके से कंपेन चल रहा है उसको इंपैक्ट करने वाली बात होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पर बोला गया कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से यहां पर इनके द्वारा जो क्रिटिसाइज किया गया प्राइवेट लाइफ को किसी पर्टिकुलर पर्सन की, और इसी तरीके से वो पब्लिक एक्टिविटी के लिए नहीं है, उसका पब्लिक से कोई रिलेशन नहीं था, तो इस तरीके से गलत था। तो यहां पर इन्होंने अपना रीजन ये दिया, ठीक है। तो यहां पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जैसे मैंने अभी बोला आप लोगों को स्टैट्यूटरी स्टेटस का है नहीं है, तो फिर भी यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में पावर होती है कि वो चीजों को इन्फोर्स करे। पर लेकिन इन्फोर्स करने वाली बात जब होती है तो उसमें यह भी रहता है कि वो निष्पक्ष तरीके से काम करे, किसी के फेवर में काम न करे। तो सुप्रीम कोर्ट को यहां पर दिख रहा था कि ऐसा है कि निष्पक्ष तरीके से यहां पर चीजें जो है वो देखने को नहीं मिली है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है उसने बोला कि इस तरीके से आप लोग एक तरीके से बोला जाता है कि अगर कोई लॉ नहीं बनाए किसी के ऊपर तो यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में पावर है, ठीक है, कि हाँ अगर मान लीजिए उसके ऊपर कोई लॉ नहीं बनाए, मान लीजिए आज के डेट में आप लोग बात करें नई नई प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जैसे हम लोगों ने कई बार आप लोगों ने देखा भी होगा आज की डेट में अगर जैसे साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात करें, अब कुछ कुछ लॉ हमारी कंट्री में आ रहे हैं, पहले कोई लॉ नहीं थे। तो साइबर सिक्योरिटी के बारे में अगर कुछ एक्टिविटी होती है तो उसको कहां पर रखा जाएगा, कौन उसको टैकल करेगा। तो इस तरीके से कुछ रेजुडिटरी पावर होती है। हमारे संविधान में 7वें शेड्यूल में 3 लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अब इन लिस्ट में अगर मान लीजिए एक सब्जेक्ट ऐसा है कि इन लिस्ट से बाहर कोई सब्जेक्ट आ गया तो उसको आप लोग कहां पर रखेंगे। तो ये सारी बातें जो होती हैं, ये सारी बातें यहां पर ये बताती है कि अगर अब तक डिफाइन नहीं है कोई ऐसा सब्जेक्ट आ गया तो उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने हिसाब से पावर ले सकता है, उसके पास में इतनी शक्तियां हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर उसके ऊपर कोई लॉ नहीं बनाए, पर लेकिन यह भी देखना पड़ेगा कि वो निष्पक्ष तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि पोल नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए, क्लीन कैंपेन को ध्यान में रखते हुए, तो यहां पर ऐसा नहीं है कि इसकी पावर समाप्त कर दी जाएगी यहां पर कि ऐसा ये नहीं कर सकते हैं। पर लेकिन चीजें जो है बैलेंस बनाकर चलना चाहिए, किसी के फेवर में भी ना करे, किसी के अपोज में भी ना करे, जो सही है उसको सही बताए, जो गलत है उसको गलत बताए, तो चीजें सही रहेंगी। तो यहां पर बड़ा ही एक न्यूट्रल सा आर्टिकल यहां पर ही लिखा गया है राइटर के द्वारा, ये ध्यान में रखते हुए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक गरिमा है और उसको ध्यान में रखते हुए उनको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। ये फर्स्ट जो स्लाइड थी, ये कंप्लीटली स्लाइड जो थी इसके बारे में आर्टिकल में कुछ नहीं है, ये बेसिक जो चीजें हैं मैंने आप लोगों को बताई, इनके बारे में आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। अच्छा हाँ, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बताइए, हमारी कंट्री में पहले वोटिंग जो पावर थी या मतलब वोटिंग जो एज थी वो 21 साल हुआ करती थी, इसको घटाकर 18 साल कब किया गया, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, कब किया गया, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। छोटा सा आर्टिकल है, यहाँ पर एक स्लाइड में कुछ बातें बताई गई हैं जो कि आप लोग यहाँ पर याद रखें, कुछ टर्म यूज की गई हैं, जैसे कि एंटी सेमिटिज्म, ठीक है,
ये जो टर्म यूज की गई यहाँ पर यूके के अंदर यानी कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर चीजें देखने को मिलती हैं कि वहां पर कई बार जो ज्यूस कम्युनिटी है उसके खिलाफ यहाँ पर हॉस्टिलिटी देखने को मिलती है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। तो एक तरीके से उनको सही से साथ में लेकर नहीं चला जाता है, उनके खिलाफ कई बार ऐसी चीजें देखने को मिलती है। तो इसको एंटी सेमिटिज्म आप लोग यहाँ पर बोलते हैं। दूसरा यहाँ पर ये खासकर जो लेबर पार्टी है यहाँ पर उसके अंदर ये तब आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। कई बार यहाँ पर इस्लामोफोबिया नाम की भी चीज यूज की जाती है, यानी कि रिलीजन के नाम पर जब टेररिस्ट एक्टिविटी की जाती है, ठीक है, और फिर यहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं उससे लोग वैसे डरना स्टार्ट कर देते हैं जैसे कि मान लीजिए हर एक मुस्लिम कम्युनिटी का जो लोग है वो टेररिस्ट है, तो फिर ये इस्लामोफोबिया जैसी एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिलती है जो कि काफी गलत इंपैक्ट डालती है सोसाइटी पे और सोसाइटी में डिवाइड करने की कोशिश करती है सोसाइटी को। ये भी आप लोग यहाँ पर यूके में काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलेगी। इसी के साथ में जो ब्लैक पीपल है यहाँ पर उनको भी यहाँ पर काफी डिस्क्रिमिनेट यहाँ पर किया जाता है, यानी कि उनके खिलाफ भी यहाँ पर चीजें आप लोगों को उल्टी सीधी सोसाइटी में होती नजर आएगी। और पॉलिटिकल पार्टी भी यहाँ पर कहीं ना कहीं उसके खिलाफ एक तरीके से अगर कोई उल्टी सीधी हरकतें करता है तो उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं, उसको सपोर्ट करते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। ये सारी एक्टिविटी जो यहाँ पर देखने को मिल रही है सोसाइटी के अंदर आजकल यूके के अंदर, तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया कि ये एक तरीके से एक लिबरल सोसाइटी को आगे लेकर चलने का तरीका यहाँ पर नहीं है। और खासकर 3 कंट्री का नाम इनके द्वारा लिया गया है। यूके में ऐसी एक्टिविटी देखने को मिल रही है, यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप के चलते ऐसी एक्टिविटी देखने को मिल रही है, वो बोलते हैं अमेरिका फर्स्ट, ब्लैकों के लिए अमेरिका नहीं है, ऐसी बातें। और खासकर ये यहाँ पर वो पॉलिटिकल पार्टी है जो मेजोरिटी में है। और इंडिया में भी बोला जाता है कि कई बार माइनॉरिटी के खिलाफ जो है प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है वो ढंग से काम करती हुई नजर नहीं आती है, यानी कि जिसके पास में फुल मेजोरिटी आ जाती है वो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट बन जाती है, वो ढंग से काम नहीं कर पाती है। तो ऐसी एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिलती है और ये बड़ी फ्रीक्वेंट आप लोगों को नजर आएगा। तो ये सारी चीजें सुधरनी चाहिए और सही डायरेक्शन में इसको लेकर चलना चाहिए, जिसकी वजह से सोसाइटी का जो डिवीजन होता है वो हम लोग रोक पाए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट जो आप लोगों से यहाँ पर चीजें हैं वो ये हैं कि आप लोग इसके बारे में अगर याद रखेंगे तो आप लोग इनको मेंशन कर पाएंगे कहीं ना कहीं। एक छोटा बहुत इनका आइडिया अगर आप लोगों को रहेगा तो क्वेश्चन के आंसर भी कई बार आप लोगों से पूछे जाते हैं और जस्ट आर्टिकल आते हैं तो आप लोग उनको अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे ढंग से, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो यहाँ पर बातें कर रहा है ये बातें कर रहा है इकोनॉमी के बारे में। इनके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए आज की डेट में अगर हम लोग बात करें हमारी करंट जो गवर्नमेंट है जो काम कर रही है या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में मैक्सिमम जो यहाँ पर डिसीजन लिए जाते हैं वो जो बड़ी बड़ी आज की डेट में जो कंपनीज हैं, बड़े बड़े जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होते हैं उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। जो छोटे छोटे वर्कर हैं या फिर छोटे छोटे जैसे कि कंपनी है उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इसकी वजह से जो इकोनॉमी है वो ढंग से नहीं बढ़ पाती है और इस तरीके की प्रॉब्लम यहाँ पर निकल कर आती है। अगर बात करें इंडिया में जो इनकम क्राइसिस देखने को मिल रहा है, लोगों की जो इनकम है वो काफी लो आप लोगों को देखने को मिल रही है और कोविड-19 ने और ज्यादा नेगेटिव में उसको पहुंचा दिया। तो बहुत बड़ा जो रीजन है यहाँ पर हमारी कंट्री की जो अर्थव्यवस्था है वो काफी बड़ा रीजन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसमें जो बोला गया सोल्यूशन जो यहाँ पर बोले जाते हैं, एक तो फ्री अप करना मार्केट को, दूसरा बोला इंप्रूव प्रोडक्टिविटी और तीसरा बोला अप्लाई टेक्नोलॉजी। ये तीनों चीज अगर आप लोग इंप्लीमेंट कर देते हो तो ये तीनों चीज जो है फिर भी छोटे छोटे जो वर्कर हैं उनको फायदा नहीं पहुंचाती है, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं उनको फायदा नहीं पहुंचाती है। ये फिर भी बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं उनको ये फायदा पहुंचाती हुई नजर आती है। बाकी छोटे छोटे उसी तरीके से पिसते रहते हैं, जैसे वो पहले परेशान थे वो ऐसे ही परेशान आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आप लोगों को समझाने के लिए सॉरी एक छोटा सा उदाहरण मैं आप लोगों को यहाँ पर देना चाहूंगा। इसके ऊपर भी एक लेक्चर बना हुआ है जिसमें हम अपनी कंट्री में जो इकोनॉमिक सेक्टर है उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए अगर बात करें तो 3 पार्ट में नॉर्मली जो इकोनॉमिक सेक्टर को डिवाइड किया जाता है, ठीक है। एक को बोलते हैं प्राइमरी पार्ट यानी कि फर्स्ट, दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी पार्ट यानी कि सेकंड, तीसरे को बोलते हैं टर्सरी पार्ट। प्राइमरी पार्ट में जो इकोनॉमी है उसकी जो रॉ मटेरियल है, जैसे आप लोग खेतों में से गन्ना निकाल कर लेकर आते हैं तो गन्ना रॉ मटेरियल हो गया, गेहूं निकाल कर लेकर आते हैं तो गेहूं रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है। तो ये जो रॉ मटेरियल है यहाँ से निकल कर आते हैं, आयरन और निकाल कर लेकर आते हैं, कोयला निकाल कर आते हैं, तो ये रॉ मटेरियल हो गए। तो ये यहाँ पर जो निकल कर आता है ये प्राइमरी इकोनॉमी आप लोग बोल सकते हैं। जब यहाँ पर सेकेंडरी में पहुंचता है यहाँ पर ये तो गन्ने में से रस निकाल कर आप लोगों ने इसको चीनी बना दिया, ठीक है। गेहूं का आटा से आप लोगों ने ब्रेड बना दिया। इस तरीके से यहाँ पर इसका फॉर्मेशन होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होते हैं यहाँ पर ये, ठीक है। तो ये होता है प्राइमरी सेक्टर, ये सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है। और टर्सरी जो सेक्टर होता है यहाँ पर ये होता है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर मतलब जो भी आप लोगों ने बनाया इसको बेचिए यहाँ पर।
तो हमारी कंट्री में क्या हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो गायब हो गया और प्राइमरी सेक्टर से जो इकोनॉमी है वो टर्सरी सेक्टर में पहुंच गई। इसी की वजह से हमारी कंट्री में जो इंप्लॉयमेंट है वो हम लोग ढंग से जनरेट नहीं कर पाते हैं। यानी कि हमारी कंट्री में अगर आज के में मैं बात करूं, इंप्लॉयमेंट काफी ज्यादा कम है, क्योंकि हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी ज्यादा आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। मैक्सिमम कंट्री का जो पैटर्न है वो पहले प्राइमरी सेक्टर अच्छा होता है, फिर सेकेंडरी सेक्टर अच्छा होता है और फिर टर्सरी पर जाते हैं। हम लोगों ने इसको गैप कर इसके ऊपर जंप किया है सीधा, इसलिए आज के डेट में हमारी कंट्री में मैक्सिमम लगभग 50 से 60% जो है जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है वो सर्विस सेक्टर का देखने को मिलता है। क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर जो है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है, वो कहीं ना कहीं आज के डेट में हमारी कंट्री में बहुत धीमा है या बहुत ही लो लेवल पर काम करते हैं। इसलिए हमारी कंट्री में कई सारे कैंपेन भी चलाए गए, जैसे मेक इन इंडिया, अपनी ही कंट्री में प्रोडक्ट बनाओ, आत्मनिर्भर भारत अभियान अभी रिसेंटली आप लोगों को देखने को मिला। अब ये कितना अच्छे से यहाँ पर इंप्लीमेंट करने के बाद में रिजल्ट निकाल कर ला पाता है, तो ये तो आगे देखने को मिलेगा। अब तक तो कोई ऐसा फ्रूटफुल आप लोगों को चीजें देखने को नहीं मिल रही है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत कुछ भी नहीं देखने को मिला है, काफी कुछ देखने को मिला है, पर एक्सपेक्टेड जैसा किया जा रहा था वैसा रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। तो उसमें हम लोग को चीजें अभी आगे देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में यही समझाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि आज की डेट में अगर ये तीनों सेक्टर आप लोग देखिएगा, अगर इनको आप लोग लेकर चलते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए फ्री ऑफ मार्केट आप लोगों ने कर दी कि हाँ मार्केट फ्री है, तो इससे क्या रहेगा, जो गवर्नमेंट है उसका इंटरफेरेंस काफी ज्यादा कम हो जाएगा। तो दो तरीके से चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। अपने हिसाब से यहाँ पर काम कर पाएंगे जो भी यहाँ पर एक तरीके से कंपनी वाले हैं, किस वर्कर को कैसे लेना है, क्या क्या चीजें लेनी है, अपने हिसाब से चीजें कर पाएंगे। इसी के साथ में जो वर्कर हैं वो भी इंडिपेंडेंटली रहेंगे, उनको फिक्स नहीं किया जाएगा आप लोगों को इतनी वेज पर ही काम करना है, ठीक है। अगर उनको लगता है काम करना है इतनी वेज पर नहीं, या फिर करना है था, तो मतलब कि वर्कर और इकोनॉमी के बीच में एक तरीके से जो कंपनी है उसके बीच में एक बैलेंस बनेगा अगर यहां पर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस न करे तो फ्री ऑफ मार्केट करने की बात की जाती है। पर लेकिन मैक्सिमम फायदा इससे किसको पहुंचेगा, बड़ी बड़ी कंपनी को फायदा पहुंचेगा, क्योंकि वर्कर को और लो प्राइस में वहां पर वो हायर कर पाएंगे। तो ये बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के कैसे कैसे तरीके होते हैं। मान लीजिए एक पेन को बनाने के लिए मैंने, मान लीजिए एक पेन नहीं, मान लीजिए आप लोग ये सोचिए एक पर्टिकुलर कोई किताब प्रिंट करनी है, ठीक है, ये किताब प्रिंट करनी है और इस किताब को मैंने बोला कि इस किताब की कम से कम आप लोगों को 5 लाख कॉपियां जो है वो प्रिंट करनी है। ये 5 लाख कॉपी प्रिंट करने के लिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर 10 पर्सन रख लिए कि आप लोगों को यहाँ पर काम करना है, तो ये 10 पर्सन काम कर रहे हैं लगातार, तो ये कॉपी प्रिंट कर दे रहे हैं। पर लेकिन सोचिए ये यहाँ पर इनको पैसा पे करना पड़ रहा है, ठीक है। अगर मुझे लगता है कि यहाँ पर पैसा ज्यादा लग रहा है कि कॉपी जो है इसका कम प्राइस करना है, मुझे बुक का जो प्राइस रखना है, मुझे यहाँ पर इसको 200 से 300 के हेरफेर में रखना है, मान लीजिए मैंने 300 रख दिया इसका प्राइस, ठीक है, और यहाँ पर बोले कि यार ये तो जो है अभी महंगा जा रहा है, ये और कम होना चाहिए, तो कम कटौती कहां से की जाएगी कि वर्कर निकाल दो, 5 वर्कर रखो ओनली, ठीक है, 5 वर्कर को काम करने दो और इसका प्राइस जो है अब आप लोग कम से कम 200 कर सकते हो, आप लोगों को कम खर्च इसके ऊपर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या है कि वर्कर को हटा दो, अगर आप लोगों को लगता है ये जो कम वर्कर है उन्हीं को वो काम सौंपो काम करने के लिए, तो इससे क्या होगा, आप लोगों का जो खर्चा है वो कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहां पर ये जो अवेलेबल वर्कर हैं उनकी प्रोडक्टिविटी आप लोग बढ़ा दो, बाकी के जो वर्कर हैं जिनको लग रहा है कि ये प्रोडक्टिविटी काम नहीं कर रही है तो उनको आप लोग साइड में कर दो। तो ऐसी कंडीशन यहां पर देखने को मिलती है। इसी तरीके से अगर मैं एग्रीकल्चर के बारे में बात करूं, आप लोगों ने देखा होगा गांव में किसी के पास में मान लीजिए 10 बीघे खेत हैं, ठीक है, तो 10 बीघे अगर खेत हैं उसमें वहां पर मिलकर काम कर रहे हैं 5 आदमी, जबकि उस पर्टिकुलर एरिया में अगर काम करने की बात करें तो अगर 3 आदमी भी वहां पर लगे रहे तो वो भी उस काम को कंप्लीट कर सकते हैं, तो 2 आदमी कोई दूसरा काम कर सकते हैं। पर लेकिन इंप्लॉयमेंट अवेलेबल नहीं है तो वो भी इसी में लगे हुए हैं, एक तरीके से टाइम पास चल रहा है, तो इससे क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाती है। अगर यहाँ पर आप लोग 3 आदमियों को लगाओगे उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी और जैसे सीरियस होकर वो काम करेंगे, तो ये वाला फंडा भी आप लोग यहाँ पर लेकर चल सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो कि आप लोग याद रखेगा, कई बार इससे क्वेश्चन बन जाता है। अगर मार्केट आप लोगों को फ्री करनी है तो यहां पर क्या होगा कि जो एक वेज बर्डन है इन्वेस्टर पर वो आप लोग कम यहां पर कर पाएंगे, और इसी के साथ में जो वेज और साइज जो मार्केट का है तो वो भी इंक्रीज यहां पर होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि और ज्यादा इन्वेस्टमेंट वो करते हुए नजर आएंगे। पर लेकिन लेबर की कंडीशन कैसी है वो भी आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी। यहाँ पर गुड अगर मार्केट इनेबल के बारे में यहाँ पर बात करें तो स्मूथ ट्रांजेक्शन यहाँ पर बायर और सेलर के बीच में होना चाहिए। इसी के साथ में ह्यूमन आर नॉट कमोडिटी, यानी कि मान लीजिए आप लोगों ने कोई मिनरल खरीदने हैं, आप लोगों ने कोई प्रोडक्ट खरीदने हैं, वो समझ में आता है, पर लेकिन अगर आप लोग ह्यूमन को भी कमोडिटी बनाने की काम करोगे, यानी कि प्रोडक्ट की तरीके से यूज करोगे, तो ये स्लेव बन जाएगा। स्लेव का मतलब क्या होता है, वो पर्सन एक तरीके से जो किसी की प्रॉपर्टी की तरीके से काम करता है। आप लोग जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने कुत्ता खरीदा, ठीक है, हालांकि वो स्लेव नहीं है पर लेकिन आप लोगों की प्रॉपर्टी हो गया वो एक तरीके से, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो सिचुएशन यहां पर यह है कि इंसानों को कम्युनिटी नहीं समझना है, वरना जो भी आप लोगों ने अब तक ये ह्यूमन राइट, फंडामेंटल राइट और ये राइट और वो राइट वो सारे धरे रह जाएंगे अगर ऐसे आप लोग इसको लेकर चलेंगे।
तो ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने का दो तरीका इसके द्वारा बताया गया है। देखिए दो तरीके में से पहला तरीका ये है कि अगर आप लोग यहां पर नंबर ऑफ जो पीपल इन द सिस्टम है उनको अगर आप लोग देखिए डिनोमीटर में आप लोग क्या करिए, डिनोमीटर में और ग्रोस प्रोडक्ट जो है आप लोग को ऊपर रखनी है, यानी कि जो नंबर ऑफ पीपल है सिस्टम में, ठीक है, जैसे आप लोग नंबर ऑफ पीपल है कितने लोग काम कर रहे हैं उसको डिनोमीटर में रखना है और ऊपर आप लोग रखना है जो भी यहां पर जीडीपी निकल कर आ रही है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग क्या करिएगा, जैसे मान लीजिए आप लोगों को जीडीपी को बढ़ाना है तो नंबर ऑफ पीपल को कम कर दिए तो जीडीपी आप लोगों की बढ़ जाएगी। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिली है। कंपनी यहां पर क्या करती है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, वो डिवाइड करती है, यहां पर डिवाइड द टोटल आउटपुट जो उनका निकल कर आता है और नंबर ऑफ वर्कर, तो नंबर ऑफ वर्कर से यहां पर डिवाइड करते हैं। तो जब भी उनको लगता है यहां पर बढ़ाना है तो वर्कर की संख्या कम कर दो तो उनके ग्रोथ बढ़ते हुए आप लोग यहां पर नजर आएंगे, ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी। तो इनडायरेक्ट वे में अगर बोला जाए तो यहां पर ये तरीके खोजे जाते हैं कैसे अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ानी है। दो ब्रॉड स्ट्रेटजी यहां पर फॉलो की जाती है। एक तो जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि खासकर तरीके से जो एक तरीके से अगर डिफिकल्ट रूट के बारे में आप लोग बात करें तो टोटल आउटपुट जो फैक्ट्री में देखने को मिलेगा वो अगर मेंटेन रखना है, नंबर ऑफ वर्कर को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को मेंटेन रखने हैं, तो उसके बारे में अगर चीजें लेकर चलनी है तो कैसे लेकर चलने हैं, मशीन और टेक्नोलॉजी आप लोगों को लेकर आनी पड़ेगी, ठीक है, सप्लीमेंट में, ठीक है, यानी कि आप लोगों को इंक्रीज नहीं करना है नंबर ऑफ वर्कर जो भी है यहाँ पर, और आउटपुट आप लोगों को बढ़ाना है तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि नॉर्मली अगर बात करिए, जैसे कि जो एक तरीके से कैपिटल रिच एंटरप्राइज और कंट्री है वो इसको काफी अच्छे से इंप्लीमेंट करते हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। पर लेकिन जापान में काफी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है। वहां पर जापान में ऐसा है, अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर वर्कर किसी कंपनी में काम लग गया तो ये समझिए उसको लाइफ टाइम के लिए हायर कर लेते हैं, वो उसमें टोटल क्वालिटी इंप्रूवमेंट यहां पर करते हैं और प्रॉपर वे में उसको चीजों को ढंग से इंप्लीमेंट करते हुए नजर आते हैं। मान लीजिए मैं आप लोगों के साथ में आज की डेट में काम करना स्टार्ट करता हूं तो मैं बोलूं कि आप लोग अगर मेरे साथ में काम कर रहे हैं तो ताउम्र आप लोग मेरे साथ में ही काम करिएगा। इस तरीके से हम लोग को चीजों को लेकर चलना है, तो उससे आप लोगों को एक तो अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए, दूसरा अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम लाइफ में आप लोगों को देखने को मिलती है तो उस टाइम पर मैं वहां पर खड़ा हूं तो आप लोगों को एक तरीके से अच्छी चीजें देखने को मिलेगी। इसी के साथ में अगर कोई भी आप लोगों को लगता है कुछ सीखना है तो मैं आप लोगों को सिखाऊं, उस लेवल पर लेकर आऊं कि हाँ आप लोग एक अच्छे लेवल पर काम कर सको, तो वो होना चाहिए। पर लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है आप लोग जब सारी चीजें सीख जाएं उसमें से तो कई सारे बंदे क्या होते हैं वो छोड़कर निकल जाते हैं, कहीं और काम करने लगते हैं, तो उस टाइम पर कंडीशन क्या बनती है, तो यहाँ पर ये मेहनत जो है वो बेकार चली जाती है जो पर्सन ये मेहनत कर रहा है। फिर यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर चीजें जो है उस तरीके से लेकर चलनी है कि मान लीजिए कोई प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो उस प्रॉफिट में से जो भी हिस्सा है वो भी आप लोगों को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए हम लोगों ने, जैसे मैंने अभी बोला किताब हम लोगों ने निकाली कोई, ठीक है, तो ये किताब ऐसा नहीं है कि इसका सारा प्रॉफिट मुझे मिलेगा। जो वर्कर्स हैं, मान लीजिए किताब में टारगेट रखा जाए कि 1 लाख किताबें बेचनी है तो उसमें से जो प्रॉफिट मिल रहा है तो उसमें से 5-10% जो वर्कर के पास भी जाना चाहिए ताकि उनका भी हौसला बना रहे कि हाँ यार अगर किताब अच्छे से जाएंगी तो हमारा फायदा होगा। तो वो चीजें आप लोगों को ध्यान में रखकर चलनी पड़ेगी, तो काफी ज्यादा फायदा इसका देखने को मिलेगा। तो एज ए कंपनी नहीं, एज ए फैमिली की तरीके से चीजों को लेकर आप लोग चलिए तो सिचुएशन सुधरती नजर आएगी। तो यही कुछ चीजें यहां पर समझाने की कोशिश की गई है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। एक तरीके से बोला जा रहा है कि कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, कैसे चीजों को लेकर चलना है और टेक्नोलॉजी को कैसे इंप्लीमेंट करना है, तो ये बातें यहां पर बताने की कोशिश की गई है। तो हल्का सा आइडियाज के बारे में आप लोग रख सकते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर, ये जो आर्टिकल है इसमें बेसिकली जो बात की जा रही है वो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि स्टेट की जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं अप टू द मार्क नहीं है। आप लोगों को पता कि जीएसटी हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट किया गया, तो उससे क्या हुआ, जीएसटी 1 जुलाई को हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट किया गया 2017 में, तो कई सारे राज्य के पास में जो टैक्स लगाने की पावर थी वो काफी हद तक कम हो गई, ठीक है। इसी के साथ में हमारी कंट्री में अगर बात करें, पहले जो राज्य को 32% दिए जाते थे, फिर 42% यहां पर फाइनेंस कमीशन ने देने स्टार्ट कर दिए। कौन से फाइनेंस कमीशन के द्वारा एक्टिविटी स्टार्ट कीजिए बताइएगा जरूर। तो उस टाइम पर कंडीशन ये देखने को मिली कि बहुत सारी जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी वो यहां पर खत्म कर दी गई, यानी कि ये तो वही बात होगी, पहले सेंट्रल सेक्टर स्कीम के थ्रू आप लोग दे रहे थे, अब राज्य को डायरेक्ट पैसे दे दिया, तो राज्य को ज्यादा फायदा नहीं हुआ इससे कि 10% बढ़ा दिया गया कि अब राज्य के पास में पैसा ज्यादा जाएगा, उतनी ही सेंट्रल सेक्टर स्कीम सारी खत्म कर दी गई यहाँ पर, तो एक तरीके से वो इक्वली हो गया। अभी यहाँ पर निर्मला सीतारमण जो हमारी कंट्री की फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने बोला कोविड-19 जो है वो एक्ट ऑफ गॉड है। एक्ट ऑफ गॉड का मतलब ये हो गया, अगर ये बीमारी आ रही है यहाँ पर हमारे हाथ में नहीं थी, एक्ट ऑफ गॉड है, तो इसमें हम लोग राज्य की हेल्प नहीं कर पाएंगे। यानी कि एक तरीके से इसने उन्होंने हाथ उठा लिए और जीएसटी का जो पैसा था वो भी यहाँ पर राज्य को नहीं मिल पाया, तो राज्य को कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ गई यहाँ पर। तो यानी कि जब यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरत थी सेंटर की राज्य को, उस टाइम पर सेंटर ने अपने हाथ उठा लिए एक्ट ऑफ गॉड बोल का। तो इसका क्या सोल्यूशन है, तो ये सारी वो चीजें हैं जो यहाँ पर बताती हैं कि राज्य जो है आज के दिन में वो कहीं ना कहीं सेंटर के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट हो गया फाइनेंसिस को लेकर, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है
वो यहाँ पर उस तरीके से रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रही है जैसे यहाँ पर इनके पास में जाना चाहिए, और कई सारी ऐसी दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो यही चीजें यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है कि बोला तो गया था कि फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे, संघवाद का ढांचा लेकर चलेंगे, सेंटर और स्टेट मिलकर काम करेंगे, पर लेकिन जब ग्राउंड लेवल पर ये चीजें देखते हैं तो ये धुलमित नजर आती हैं। तो हम लोग को इनके बारे में अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि किस तरीके से और इनको यहाँ पर सुधारा जा सकता है। तो ये बातें हैं यहाँ पर बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, इस तरीके से आनाकानी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो आप लोग को अटेम्प्ट करना है। जावा सी जो है यहाँ पर बोला जा रहा है ये पार्ट है वेस्ट पैसिफिक ओशन का। दूसरा बोला गया यहाँ पर ये करीमाता स्टेट जो है ये लिंक करता है जावा सी को इंडियन ओशन के साथ में। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया वन ओनली, बी बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 and 2, डी में बोला गया नाइदर 1 nor 2। सही आंसर क्या है? बी, सी या फिर डी? आंसर आप लोगों को सही बताना है। जो सही आंसर है यहाँ पर वो इसका ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत, क्योंकि ये जिसको कनेक्ट करता है यहाँ पर ये साउथ चाइना सी के साथ में कनेक्ट करता है, ना कि जो बोला गया पैसिफिक ओशन के साथ में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये करीमत जो स्टेट है यहाँ पर, करीमाता स्टेट यहाँ पर, इसी के साथ में यहाँ पर बोर्नियो नॉर्थ में देखने को मिलेगा, जो आइलैंड है यहाँ पर ये इंडोनेशिया का, जावा साउथ में देखने को मिलेगा, सुमित्रा वेस्ट में, और यहाँ पर जो सुलावेसी जो है ये ईस्ट में देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग इसकी देख सकते हैं कहाँ पर है ये पर्टिकुलर एरिया, ये हो गया जावा सी। ठीक है, करीमाता स्टेट यहाँ पर हो गया, ये साउथ चाइना सी हो गया, इसके साथ में कनेक्ट करते हैं, और ये अपनी प्यारी यहाँ पर कंट्री है, तो यहाँ से आप लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, क्वेश्चन आप लोगों को टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा और फेसबुक पर भी, उसको आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिएगा। इसी के साथ में जो भी आप लोगों को वीडियो के बारे में लगता है, लाइक करना है, डिसलाइक करना है, जो भी आप लोगों को लगता है इसके बारे में फीडबैक देना है, फीडबैक दिए बगैर मत जाइएगा। ठीक है, अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नहीं पसंद आई तो ना तो शेयर करना है और डिसलाइक करना है, डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में बताना है। सारी पीडीएफ आप लोग यहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ में ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी मेरे साथ में कनेक्ट रह सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।